जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और हो सके तो मुझे काइंडली बताइएगा कि आपके पास मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है। होपफुली आप लोग मेरी स्क्रीन को देख सकते होंगे इस वक़्त। तो काइंडली इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टार्ट में मैं आपको अकेडमी के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन शेयर कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं कि आपका बैकग्राउंड और आप किस तरह से एस्पायर कर रहे हैं इस कोर्स के लिए। ये कोर्स जो है वो टोटली जो है वो एज़्योर प्लेटफ़ॉर्म पे हम इसको परफ़ॉर्म करेंगे। एज़्योर की सर्टिफ़िकेशन की तरफ टारगेटेड है। बट द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स इज़ द मार्केट में जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं जॉब की और स्किल सेट को अपग्रेड करने के लिए आप सबके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है कि हम अपनी सीवी में या ऑलरेडी कुछ लोग एज़्योर में काम कर रहे हैं जस्ट वांट टू ऐड सर्टिफ़िकेशन बैज विद देयर प्रोफाइल। तो उस सेंस में भी आप इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आप 2 एग्ज़ाम और सर्टिफ़िकेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डीपी 900 और द सेकंड वन इज़ डीपी 203। सो दोनों कोर्स की आउटलाइन हम डिस्कस करेंगे और कौन-सी टेक्नोलॉजीज़, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ वी आर गोइंग टू लर्न और कौन-सी लैब हम परफ़ॉर्म करने जा रहे हैं। ये सब बातें जो है वो हम इस कोर्स का एजेंडा है। इसका कोर्स का इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद क्लाउड अकेडमी। शेरगिल क्लाउड अकेडमी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जहाँ पे मल्टी क्लाउड ट्रेनिंग्स का इनिशिएटिव पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है वो शेरगिल आईटी अकेडमी ने लिया था और इट्स अ गुड इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एनहांसमेंट मीन्स टैलेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं मार्केट में और ये एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में भी कंट्री की डेवलपमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब 3 स्टार्ट एडब्ल्यूएस क्लाउड से स्टार्ट किया था जर्नी एंड उसके बाद जीसीपी, एज़्योर, अलीबाबा और मल्टीपल डिफरेंट मीन्स टारगेटेड टॉपिक्स पे भी ट्रेनिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि बेनिफिशियल हैं। ऐसे लोग जो फॉर एग्जांपल एडवांस नेटवर्किंग का एक सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। अगर कुछ नेटवर्क के बैकग्राउंड से कुछ लोग नहीं आए हैं तो वो अपना प्री रिक्विजिट नेटवर्किंग का कोर्स जो है कंप्लीट करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। शेरगिल आईटी अकेडमी की मैं खुद से एक एग्जांपल हूँ। मैंने भी यहाँ से ही इन 2017-2016 जो है वो एडब्ल्यूएस क्लाउड से स्टार्ट किया था और तकरीबन 1 साल में जो है वो 3 जीसीपी, एज़्योर तीनों क्लाउड्स पे जो है वो ट्रेनिंग मैंने यहाँ से ही जो है वो अवेल की और फिर उसके बाद जिस तरह से गाइडेंस मिली है उस गाइडेंस पर रहते हुए मुख्तलिफ टास्क जो हैं वो परफॉर्म करके आगे मूव ऑन किया और एक टर्निंग पॉइंट था करियर में। ठीक है, अब स्टार्टिंग जो सेकंड जो पॉइंट है कि करियर हम डेटा इंजीनियरिंग में डेटा साइड पे किस तरह से परस्यू कर सकते हैं, कौन-कौन सी नेसेसरी स्किल सेट है, माइंड सेट है, जिसको अडॉप्ट करते हुए, जिसके ऊपर स्टिक रहते हुए हम अपना करियर जो है वो डेटा साइड पे, डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा साइंस में हम करियर अपना ना परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स और उसके बाद मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो टोटल 13 इयर्स एक्सपीरियंस है इन आईटी एंड 8 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग साइड पे मैं काम कर रहा हूँ। स्टार्ट मैंने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से किया था। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है वो करियर ट्रांसफॉर्म करते गए और डिफरेंट ट्रेनिंग्स और डिफरेंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बाद जो है ना वो डेटा डेटा की साइड पे मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी तकरीबन 8 साल से जो है ना ऑनवर्ड्स काम कर रहा हूँ। इसमें हुआ ये है कि डेटा पे जब हम लेगेसी मोड में काम करते थे तो हमारे पास डिफरेंट ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट्स पे जो चैलेंजेस आते थे वो चैलेंजेस जो हैं वो क्लाउड ने आके ओवरकम कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल डेटा की जॉब्स हैं वो मल्टीपल डेज़ के लिए मल्टीपल लॉन्ग रनिंग जॉब्स जो हैं वो अब क्लाउड पे या मॉडर्न
टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, बिग डाटा को यूज़ करते हुए जो ये सारी जॉब्स हैं आप उनको ऑप्टिमाइज़ तरीके से वेरी लेस टाइम में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, राइट? तो द नेक्स्ट थिंग इज़ ये था सारा मतलब स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट एकेडमी एंड अबाउट माई सेल्फ। सो लेट्स सी हमें किसने किसने ज्वाइन किया हुआ है। और मतलब इट्स ऑप्शनल, अगर आप में से कोई अपना इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहता है, अपनी थॉट्स या एक एस्पायरेशन शेयर करना चाहते हैं कि वाई वांट टू बिकम डेटा इंजीनियर, आप इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं कर रहे तो आप किस माइंडसेट के साथ या आपका गोल्स आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। इस डिस्कशन का हमें ये फ़ायदा होगा कि इसमें से चीज़ें हमारे पास जो है वो इवॉल्व होंगी। उन आइटम्स की बेस पे हम डिस्कशन को मूव फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं। तो एनीवन बेस्ट तो ये है कि आप सब लोग इंट्रोडक्शन करवा दें थोड़ा-थोड़ा। और अगर इफ समवन नॉट वांट टू शेयर और मीन्स कोई भी नहीं बोलना चाहता तो इट्स ऑप्शनल, बट एटलीस्ट कोई आप में से अपना इंट्रोडक्शन शेयर करें स्टेप बाय स्टेप। अगर अल्फ़ाबेटिकली हम देखें तो सबसे पहले आदि खान आ रहे हैं। आदि खान, अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, बैकग्राउंड जो है वो किस तरह से काम अस्सलाम कर रहे वालेकुम। हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई। मेरा 9 इयर्स एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वेरी गुड। और करंटली मैं यूके की कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ रिमोटली। ज़बरदस्त। डेटा पे आपने कुछ पहले से असाइनमेंट्स परफॉर्म किए हैं या प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही काम कर रहे हैं? नहीं, डेटाबेस मोंगोडीबी और एसक्यूएल सर्वर यूज किया है, बाकी तो नहीं यूज किया। वेरी गुड। सो जैसे आगे आप डेटा इंजीनियरिंग में अपना जो है वो करियर जो है वो परस्यू करना चाह रहे हैं, जी जी, राइट? जाहिर सी बात है, ये एक लाइफ साइकिल है ना, मतलब सब सारी चीजें ये डेटा सारी चीजें मिक्स ही है। एक आईटी से फिर ये डेटा इंजीनियरिंग की तरफ आ जाता है, या आईटी से जरा चले जाओ डेटाबेस की तरफ, क्लाउड की तरफ। एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हम कभी डेवऑप्स की कुछ चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं, कभी हम डेवलपमेंट साइड प्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स जो हैं वो इनको फॉलो करके चल रहे होते हैं। तो इट्स रियली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। एंड नाउ एनीवन एल्स वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस और बैकग्राउंड? ओके, कोई और शेयर करना चाहता है, बात करना चाहता है स्टार्ट में? नहीं तो फिर हम स्लाइड्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको कोर्स को थोड़ा सा इन डिटेल और थोड़ा सा इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि एज़्योर 2-in-1 डेटा इंजीनियरिंग का जो कोर्स है ये आपको क्या हेल्प करेगा। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग ऑलरेडी इस डोमेन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली सर्टिफाइड होने के लिए हम एक पर्टिकुलर डोमेन में आके एक पर्टिकुलर गोल्स को सेट करके हम उस सिलेबस की प्रिपरेशन करके तो हम एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस सेशन में मतलब हमारे पास मोर एक्सपीरियंस्ड लोग भी आ रहे हों जिन्होंने ऑलरेडी काम किया हो, बट दे जस्ट वांट टू कीप देयर सेल्फ ऑन ट्रैक पे आने के लिए या सर्टिफिकेशन ट्रैक में रहने के लिए उस सर्टिफिकेशन की आउटलाइन को अचीव करते हुए उसे रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी जो डायरेक्शन है या डायमेंशन है वो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, एज़्योर पे उनका एक्सपीरियंस नहीं है या एज़्योर पोर्टल के साथ जो है वो ज़्यादा उनकी इंटरेक्शन नहीं है, वो लोग इसमें आना चाह रहे हैं। और दोनों तरह से जो है ये कोर्स
बेनिफिट करता है दोनों तरह की रिक्वायरमेंट्स को। अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेशंस के लिए आ रहे हैं तो 2 सर्टिफिकेशंस आप इसमें कवर कर सकते हैं, DB900 एंड DB203, ठीक है। सर्टिफिकेशंस के जो लिंक है वो लास्ट स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो स्टार्ट से स्क्रैच करना चाह रहे हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सॉरी, उनके लिए रोड मैप ये है कि वो क्लासेस में जो है वो पार्टिसिपेट करें, और जो लैब्स हम परफॉर्म करेंगे या जो कोर्स का पार्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लाजमी स्पेंड करें, ताकि हैंड्स ऑन उनका अच्छा बिल्ड हो जाए। और बाकी भी रोड मैप और बाकी जो एक स्ट्रेटजी है वो भी हम ड्यूरिंग द क्लासेस डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, इस कोर्स में या इस शेरदिल IT अकेडमी की जो कुछ अच्छे ट्रेड्स हैं, 3 ऐसे ट्रेड्स हैं जो मैं लाजमी शेयर करता हूँ यूजुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप यहाँ पे कोई भी आपके पास डम्प्स की बात नहीं करता। अगर आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया कि आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं, तो आप लाजमी उसमें एग्ज़ाम में जाएं, ठीक है। यहाँ पे कोई डम्प्स की आपको क्लास के एंड पे मेरे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि हर सेशन ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है वो लैब्स बेस्ड है। ऑल लेक्चर्स आप लैब्स साथ साथ हैंड्स ऑन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर अ, एक चीज़ ये है कि आप क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है, ना कि आपके सर्टिफिकेशन बैजेस या आपकी प्रोफाइल के साथ जो ऑफिशियली लोगोज हैं उनको इम्प्रूव करने का टारगेट नहीं है। टारगेट ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, स्किल सेट मार्केट में, और कैंडिडेट्स का जो स्किल सेट है उसको ऐड ऑन किया जाए, उसमें मज़ीद स्किल्स और टूल्स की जो लिस्ट है उसको ऐड किया जाए, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेशन बैजेस को। इसकी नीड या इसकी रीज़न ये है कि एक पैशन जो एकेडमी का एजेंडा है वो यही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ना कि जो फॉर एग्जांपल आप अगर किसी जगह पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस जो हैं वो लोगों ने प्रोफाइल के साथ रखी हुई हैं, बट जब हैंड्स ऑन की बात आती है तो अक्सर लोग जो हैं वो हैंड्स ऑन परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि there are multiple gray channels available through which we can achieve certifications, or we can get either by paying or either by preparation from dumps. So वो जो है वो चीज़ें करने का फ़ायदा नहीं है। द रीज़न इज़, एक रीज़न ये है कि सर्टिफिकेशन आपके पास है वो उसका एक्सपायरेशन टाइम है, एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर होने के बाद वो लोगो भी आपके काम का उस तरह से बेनिफिशियल नहीं रहेगा, जस्ट एक टाइटल आपके साथ रहेगा। लेकिन एक्चुअली जब आप सर्टिफिकेशन के साथ अपना CV टारगेट करते हैं, ठीक है, आप उसको फ्लोट करते हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशन जो है ना वो एक सर्टिफाइड रिसोर्स के लिहाज से देख रहा होता है इंटरव्यूअर, या जब भी आपकी CVs जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो रही होती हैं। तो जैसे ही आप इंटरव्यू में आइदर आप या तो आप इंटरव्यू में एक्सपोज हो जाते हैं, इंटरव्यू सेशंस में, हायरिंग प्रोसेस में एक्सपोज हो जाते हैं, या फिर प्रोबेशनल पीरियड में एक्सपोज हो जाते हैं, अगर आप सर्टिफिकेशन की बेस पे या लोगों की बेस पे जॉब की तरफ जा रहे हैं। और फिर आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए कि हैंड्स ऑन भी साथ आता है, ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग से मल्टीपल जो है वो फ़ायदे हैं। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है, आप बेटर जो है वो सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से आर्किटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ना कि कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल और डम्प्स की प्रिपरेशन के बाद, ठीक है। और प्योरली आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप्स पे जो है वो मूव ऑन करते जाते हैं, ठीक है। एसोसिएट लेवल से एक्सपर्ट लेवल, और फिर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के लेवल आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपग्रेड करेंगे अपनी सर्टिफिकेशंस को, लेवल्स को आप चेंज करेंगे, तो अगर आप कोई भी ऐसा रिसोर्स जो डम्प्स के थ्रू आया हुआ है तो वो नेक्स्ट लेवल पे उसका मूव करना, क्योंकि पेड या डम्प्स में भी एक चांस आप कह सकते हैं कि है, उसके बाद आपको फाइनली जो है वो नॉलेज को और अपना स्किल सेट को इम्प्रूव करना ही पड़ता है, ठीक है। द सेकंड गुड ट्रेड इन दिस कोर्स एंड इन शेरदिल IT अकेडमी इज कि यहाँ पे जितना भी कोर्स है वो सारा लैब लैब बेस्ड है। अगर इसका कोर्स आउटलाइन का लिंक स्लाइड्स में शेयर्ड है,
और आपको शेरदिल IT अकेडमी की वेबसाइट पे भी मिलेगा। अगर आप कोर्स आउटलाइन जाके चेक करें डिफरेंट कोर्सेज़ की, या फिर एज़्योर डेटा इंजीनियर कोर्स आउटलाइन आप चेक करें, तो उसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि उस कोर्स आउटलाइन को हमने बहुत फाइन लेवल पे जो है ना उसे ब्रेक किया हुआ है। फाइन लेवल पे ब्रेक करने की रीज़न्स, देयर आर 2 रीज़न्स। एक तो रीज़न है कि हम कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ जो है वो उसको मिस ना कर रहे हों, ठीक है? और इससे हमें हेल्प ये मिलती है कि जो आइदर कोई एक्सपीरियंस्ड रिसोर्स हैं और आइदर स्टार्ट से जो है वो लर्न करना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फाइन लेवल पे स्मॉलर टॉपिक्स आइदर बेशक उसके ऊपर 2 से 3 मिनट्स ही हमने स्पेंड करने हैं, लेकिन एक रिवीजन हो जाती है और जो नए लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको एक सपोर्ट मिल जाती है, उनको एक पाथवे मिल जाता है जिसके ऊपर वो ईज़िली अपने आप को कंफर्टेबल समझ रहे होते हैं और परस्यू कर सकते हैं, और उनकी लर्निंग जो है वो एक सॉफ्ट वे में जो है वो मूव फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है? द सेकंड गुड ट्रेड मीन्स इन दिस व्हाई हमने इसको क्यों बहुत ज़्यादा फाइन लेवल में ब्रेक किया, उसकी सेकंड रीज़न, फर्स्ट रीज़न ये है कि सबके लिए बेनिफिशियल हो जाता है एक्सपीरियंस प्लस न्यू न्यू जॉइनर्स के लिए भी, ठीक है? और सेकंड चीज़ जो है वो एथिकली, इससे ऑल टॉपिक्स जो हैं वो ट्रैक में रहते हैं, हर टॉपिक, हर लेक्चर, और ट्रैक में रहने की वजह से हम उनको मार्क कर सकते हैं कि हमने कोई चीज़ मिस नहीं की है, हमने ऑल लेक्चर्स जो हैं वो कवर किए हैं, ठीक है? और एक इसका एक और बेनिफिट है कि लैब्स और थ्योरेटिकल को वेरी इजीली जो है वो हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ है, ठीक है? ये कुछ रीज़न्स हैं कि आप आउटलाइन को चेक करें, वहाँ से आपको आइडिया होगा कि जो चीज़ें ओवरलैप करनी थी वो हमने दोनों एग्ज़ाम्स में, दोनों पेपर्स में जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स थे उनको हमने मर्ज किया, और कुछ बेसिक्स या प्रीरेक्विजिट्स या कुछ ऐसे बेसिक नॉलेज है जो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अवेल करने के लिए आपके पास होना चाहिए, तो वो मैंने अपनी तरफ से उस आउटलाइन में ऐड किए हैं ताकि सबके लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल टॉपिक रहे, अगर कोई न्यू जॉइनर्स हैं या एक्सपीरियंस हैं, ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा आपको एक और अच्छी चीज़ नज़र आएगी कि लैब्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप साथ-साथ परफॉर्म करेंगे, और ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस ऑन एज़्योर पब्लिक क्लाउड, एज़्योर क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म, वो तमाम नीड्स या रिक्वायरमेंट जो हैं वो हम आपको कंप्लीट करके सेटअप जो है वो हमारी तरफ से आपको मिलेगा। आपको अलग से कुछ सब्सक्रिप्शन की जो है वो नीड नहीं है। आपने जस्ट कोर्स में एनरोल करना है, और जो असाइनमेंट्स और टास्क आपके पास आ रहे होंगे वो आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है? इसी ट्रेड में से एक चीज़ और निकलती है कि यहाँ पे जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था कि टर्म्स या इस तरह से उस पर फोकस नहीं है। आप कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी स्किल सेट एनहांसमेंट के ऊपर फोकस है। तो हर असाइनमेंट के साथ, ऑलमोस्ट हर लेक्चर के साथ जो है वो कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन लैब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, इवन हर लेक्चर में, ठीक है? वो सारी लैब्स की रिकॉर्डिंग और उनके उससे रिलेटेड रिसोर्स मटेरियल, सब चीज़ें आपको LMS लर्निंग पोर्टल पे, शेरदिल IT अकेडमी के लर्निंग पोर्टल पे हमें अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है? और एट द एंड ऑफ means after completing 2 3 4 topics, it depends on topic size, means how long, कितना डेप्थ में हमने उसे काम किया या उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसमें हम आपको एग्जाम्स या डेमो क्वेश्चंस प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स के साथ हम शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? ये लैब्स, डेमो क्वेश्चंस, ये शेरदिल IT अकेडमी का एक सेकंड ट्रेड है, ठीक है? इसी वजह से जो है वो हमने कोर्स को भी बहुत ज़्यादा फाइन लेवल पे जो है हमने ब्रेक किया हुआ है, ताकि उसकी प्रिपरेशन में और लैब्स परफॉर्म करने में हमें हेल्प मिल रही हो, ठीक है? एंड द थर्ड थिंग, जो तीसरा गुड ट्रेड है इन इन दिस कोर्स एंड IT, शेरदिल IT अकेडमी के रिलेटेड भी, क्योंकि जब मैंने 2016 में क्लाउड से एंगेजमेंट स्टार्ट की थी, तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से जो है वो सपोर्ट और हेल्प मुझे मिली थी, ठीक है? जब AWS की ट्रेनिंग की तो उस वक्त हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बारे में उसकी तरफ सोचना था कि ट्रेनिंग के बाद आप जब तक खुद से कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उसका एक सोल्यूशन या एक आइडिया आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ।
द आइडिया इज़ कि मेरी जॉब नेचर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी क्लासिकल ट्रेडिशनल वे में ऑन प्रेमिसेस बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो डेली रूटीन के टास्क थे वो भी ऑन प्रेमिसेस थे, तो फिर उसका मैंने यहाँ से एकेडमी से ही मुझे गाइडेंस मिली थी कि हम साथ जो है ना वो कुछ फ्रीलांस जो प्रोजेक्ट्स हैं या फ्रीलांस कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से टास्क असाइनमेंट्स जो है वो आप देखें जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपको मतलब समझ आती हैं कि आप कर सकते हैं, वो आप पिक करें। तो मैंने ऐसा ही किया और टास्क जो है वो अपवर्क वगैरह से अदर प्लेटफॉर्म से जो है ना वो टास्क मैंने पिक करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उसमें डेफिनेटली जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स टास्क थे उस पे तो मैं फ़ौरन से जंप ऑन नहीं कर पा रहा था, बट जो टास्क मुझे लगता था कि ये मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ वीपीसी की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कुछ आपने कोई वेब सर्वर अप करना है, ठीक है? और कुछ वेब सर्वर डिप्लॉय करने हैं, nginx की डिप्लॉयमेंट है, लैम्डा फंक्शंस में किसी को प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह के जो टास्क थे वो मैंने स्टार्ट कर दिए। उससे क्या बेनिफिट मुझे मिला कि कुछ ना कुछ अर्निंग प्लस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो मेरे पास आता रहा। एंड जब मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, उससे पहले जो है वो क्लाउड के साथ बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं था, ठीक है? अब इसमें फ़ायदा जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन चैलेंजेस डेफ़िनेटली आते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपने बिल्कुल स्टार्ट किया और आप बिल्कुल स्मूथली जो है वो अचीव कर पाते हैं किसी न्यू प्लेटफ़ॉर्म को। एटलीस्ट मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है अक्सर सीनियर्स के साथ। तो यहाँ पे एक मुझे ये फीलिंग आई कि मैंने टीचर से या यहाँ पे जो ट्रेनर्स थे, हमारे जो ट्रेनर्स थे, उनसे जब भी मैंने कॉन्टैक्ट किया तो ऑलमोस्ट आईटी वाले डिफरेंट टाइम ज़ोन्स में अवेलेबल होते हैं, तो मुझे 24/7 नियरली 24/7 जो है वो मुझे आंसर्स मिले, सपोर्ट मिली, हेल्प मिली। तो सेम कल्चर और यही फीडबैक या एट द एंड ऑफ कोर्स मैंने फीडबैक भी शेयर किया। उस फीडबैक को एकेडमी ने अडॉप्ट किया और एकेडमी जो है वो इस चीज़ को अभी भी लेके चल रही है। हमारे व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आ सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट चैनल्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। उन चैनल्स के थ्रू आप क्वेश्चन अपना पोस्ट करते हैं या किसी से हेल्प पूछते हैं, डेडिकेटेड पर्सन को टैग करके पूछते हैं तो फ़ौरन से रिप्लाई आता है। तो ये 3 गुड ट्रेड्स थे एकेडमी के बारे में, और यही गुड ट्रेड्स जो हैं वो हम लेके चलेंगे इस पर्टिकुलर एज़्योर डेटा इंजीनियर कोर्स के लिए, ठीक है? अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जब आप हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सबके माइंड में आते हैं कि हम किस तरह से मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस लोग भी होंगे जो इन चीज़ों को ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? और इन चीज़ों को समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो उनको किस तरह से एड्रेस करना चाहिए। स्टिल कुछ आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं कि लाइक अपना करियर किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग साइड पे या डेटा साइंटिस्ट की डायरेक्शन में, तो आप अपना क्वेश्चन शेयर करें। उसके बाद हम ये स्लाइड पे कुछ मैंने क्वेश्चंस कंसोलिडेट किए हैं, तो इस स्लाइड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लेना चाहते हैं कि उसको डिस्कस किया जाए और आप समझते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपके क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन करेंगे, आपके पास अगर कोई प्री रिक्विजिट्स हैं, ठीक है? कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं काइंडली। ओके, देयर आर चलें इस स्लाइड को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास रोड मैप आएगा ना, वहाँ पे हमने कुछ डिस्कस किया है कि आप डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी और डोमेन में काम कर रहे हैं, डेटाबेस में काम कर रहे हैं, तो डेटा इंजीनियरिंग साइड पे आपने मूव ऑन करना है, तो आप किन चीज़ों को किन कौन से स्किल सेट्स हैं जिनके आप फौरी से जो है वो ऐड ऑन करेंगे, ठीक है? एक चीज़ मैं डिस्कस करना ज़रूर यहाँ पे इस स्लाइड के पर्सपेक्टिव में कि डेटा इंजीनियरिंग के अंदर करियर किस तरह से स्टार्ट करना है, ये एक स्लाइड है नेक्स्ट प्रॉपर।
उसके ऊपर हम इसका रोड मैप जो है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, एक डेटा इंजीनियरिंग का मार्केट में जो है वो स्कोप क्या है, और हम हमारी सीवी पे बहुत ज़्यादा अच्छे टूल्स, स्किल सेट और बैकग्राउंड और सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेंशन होते हैं, बट स्टिल हम एक्चुअली जो है वो इसको अवेल नहीं कर पाते अपॉर्चुनिटी को, या हमारी सीवी, हमारी प्रोफाइल जो है वो स्क्रीन आउट नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट रीजन आ सकती हैं। तो अपना सीवी को हमने क्लीन करना होता है, उसे अलाइन करना होता है एक किसी डायरेक्शन में, ठीक है। समटाइम सीवी में बहुत ज़्यादा डिटेल्स आ रही होती हैं और डाइवर्स डिटेल्स हमने ऐड की होती हैं, लाइक डिफरेंट डोमेन्स और डिफरेंट डाइवर्स डायरेक्शंस में जो है ना वो प्रोफाइल को डिज़ाइन किया होता है, या हमने उसको कभी एवेल्युएट नहीं किया होता अपने तौर पे। और जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमने फोकस करना होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। अगर डेटा फील्ड की बात करें तो आपके पास डिफरेंट, लाइक राइट नाउ वी आर जस्ट फोकस फॉर एज्योर, जबकि जीसीपी के ऊपर भी जीसीपी डेटा की सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं, और एडब्ल्यूएस की भी अवेलेबल हैं। वो भी एडब्ल्यूएस भी डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, जीसीपी भी प्रोवाइड करता है, बट वी आर फोकस्ड ऑन एज्योर। दो बड़े मार्केट शेयर्स हैं, मतलब सब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है मार्केट में वो एडब्ल्यूएस और एज्योर की है। तो फिलहाल इस कोर्स के लिए हमने एज्योर को पिक किया, क्योंकि एज्योर इज़ इवॉल्विंग वेरी रैपिडली, और एज्योर की जो सर्विसेज हैं वो फोकस्ड हैं और ओवरलैपिंग नहीं है, कन्फ्लिक्टिंग नहीं है, मतलब कन्फ्यूजन के अलावा है। और मार्केट में जो है वो बहुत इसके ऊपर एडॉप्शन बहुत रैपिडली जो कंपनीज जो हैं वो इसके ऊपर मूव ऑन कर रही हैं, ठीक है। लेकिन हम इन फ्यूचर एक क्लाउड पे जो है वो फिक्स नहीं रह सकते, क्योंकि एक ही कंपनी में मल्टीपल क्लाउड एनवायरनमेंट्स भी यूज़ में आ सकते हैं, और इन प्रैक्टिस आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें देखी भी हों, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टैक वैल्यूएट करेंगे जॉब अप्लाई करते हुए, और अपना भी सीवी में दोबारा से रिविजिट करेंगे, ताकि सीवी में रिविजिट करेंगे जो एक्चुअली बैकग्राउंड है, और एक्चुअली जो टेक्निकल स्टैक हमारा बनता है हम उसको एवेल्यूएट करके सीवी में प्योरली हम उसके बारे में ही डिटेल्स और डेली रूटीन टास्क जो हैं वो ऐड करेंगे, ताकि सीवी के स्क्रीन होने के, फिल्टर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते जाएँ। अगर आपके पास जॉब आई है हडूप इकोसिस्टम की, ठीक है, बिग डाटा हडूप इकोसिस्टम की जॉब एडवर्टाइजमेंट में एचडीएफएस की रिक्वायरमेंट है, यार्न है, ज़ूकीपर है, ठीक है, ये टूल सेट की रिक्वायरमेंट है, तो बेशक आपने अदर मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे या किसी और टेक्निकल स्टैक पे जो है वो हॉटनवर्क्स पे काम किया हुआ है, ठीक है, क्लाउडेरा पे काम किया हुआ है, ठीक है। तो आप उन स्किल्स को क्लियरली अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं कि मेरा स्किल सेट या मेरा टेक्निकल स्टैक जो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस इन चीज़ों में है, ताकि आप एग्जैक्टली उन जॉब्स के साथ मैच कर सकें, ठीक है। सिमिलरली डेटाब्रिक्स जो है वो आपको डेटाब्रिक्स एक जनरल सेपरेट क्लाउड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जहाँ पे आप स्पार्क के साथ डिफरेंट एनालिटिकल एप्लीकेशंस और अपनी डेटा से रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, बट डेटाब्रिक्स की पार्टनरशिप जो है वो एज्योर के साथ भी है और एडब्ल्यूएस के साथ भी है, ठीक है। अब जब आप डेटाब्रिक्स की आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उसका जो प्रोजेक्ट अपनी सीवी में जब ऐड कर रहे होंगे तो आप क्लियरली ये चीज़ उसके साथ मेंशन करेंगे, मैंने एज्योर डेटाब्रिक्स के ऊपर भी जो है वो टास्क जो है वो परफॉर्म किए हैं, उसके ऊपर भी मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर मैंने ये प्रोजेक्ट्स जो है वो परफॉर्म किए हैं। और अगर आप एडब्ल्यूएस डेटाब्रिक्स के साथ फेमिलियर नहीं है, उसके यूआई के साथ फेमिलियर नहीं है, या प्रोसेस के साथ फेमिलियर नहीं है, तो आप वो प्लीज़ वो मेंशन ना करें, ताकि आप इंटरव्यू में या जो आपकी टेक्निकल असेसमेंट है उसमें जब आप पिच पिच कर रहे हो अपने आप को, तो वहाँ पे आप स्टक ना हो सकें। इस तरह की कुछ मिस्टेक्स हैं जो सीवी में हम लोग कर जाते हैं। फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं जिनको जस्ट एक दफ़ा ही दिन में ओपन किया होता है, या कुछ एक दफ़ा पढ़ के देखा होता है। तो ऐसी चीज़ें सीवीज़ में आप ज़रूर ऐड करें जिनकी आप लर्निंग कर रहे हैं, या जस्ट वन टाइम यूज़ किया था आपने, लेकिन आपको उसकी अच्छी
अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। ऐसी चीज़ों ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ या इस तरह के स्किल सेट के लिए आप एक सीवी में सेपरेट सेक्शन रख सकते हैं कि ये मेरा लर्निंग एरिया है, या ये चीज़ों का मुझे बेसिक मतलब क्लियरली आप मेंशन करेंगे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इसकी बेस पे मतलब इसमें मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ, बट इस हैंड्स ऑन प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो इन 2 3 4 स्किल सेट पे जो अभी नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये कब से स्टार्ट हो रहा है क्या? ये किन्होंने क्वेश्चन किया? मैंने किया थी। आदि आदि हाँ। आदि ये 9 सेकेंड मंथ नेक्स्ट मंथ की 9 से ना स्टार्ट कर रहे हैं ये कोर्स, ठीक है, 9 अक्टूबर से। और और इसमें कौन कौन सी सर्टिफिकेशन मतलब कवर हो जाएंगी? ऐसे और फंडामेंटल्स वगैरह हो जाएंगी? यस, DP900 जो है वो एज्योर फंडामेंटल, ठीक है, और DP203 जो है वो एसोसिएट लेवल की है। दोनों सर्टिफिकेशन में कुछ सारी ऑलमोस्ट आइटम्स जो हैं वो ओवरलैप कर रही थी। DP203 ज़रा एक्सटेंडेड है, वहाँ पे कुछ मज़ीद कोर्स आइटम्स हैं, ठीक है, 4 टॉपिक्स हैं। तो बेस्ट आइडिया यही था कि दोनों को जो है वो मर्ज किया जाए, और DP900 भी इसी में कवर हो जाएगा। और DP900 में कुछ एडिशनल हैं जो 203 में नहीं है, जो 203 में, वो दोनों को मर्ज किया है, तो आप 2 सर्टिफिकेशन जो हैं वो आप इसमें कवर कर सकते हैं इजीली एट द एंड ऑफ कोर्स, ठीक है। इसमें आप 7 क्लासेस में अटेंटिव रहें, ठीक है। लैब्स आप परफॉर्म करें, जो मॉक एग्जाम्स या मॉक टेस्ट आपको असाइन किए जाएंगे उसके ऊपर आप फोकस करें। अगर उसमें से कोई क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल आपने प्रिपरेशन करके वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, स्टिल अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप रीच आउट कर सकते हैं ग्रुप्स में भी, और डायरेक्टली मेरे साथ भी आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं। तो उसमें डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड, और उसमें गाइड करेंगे कि, कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो एरर्स आ रहे हैं लैब परफॉर्म करने में, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ना, डेटा ऑप्स या डेटा ऑप्स की ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, और तो किसी का भी पहले से इसके अलावा तो जनरल क्वेश्चन में तो कोई नहीं किसी का? ओके, अच्छा, डेटा ऑप्स की डेव ऑप्स, डेटा ऑप्स, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप सुनते आ रहे हैं या इवॉल्व कर रही हैं डे बाय डे, और बहुत बेटर वे में जो है ना कंपनीज को अपने टारगेट्स अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रही हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से हेल्प कर रही हैं, और दोनों डेटा ऑप्स में आप किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस इनको क्यों अडॉप्ट कर रही हैं, और ये किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इनके 3 जो वो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं डेटा ऑप्स के, जो जब भी डेटा ऑप्स आप अप्लाई करते हैं तो ये फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। एक तो ये एजाइलिटी में एजाइलिटी मॉडल फ्रेमवर्क जो है वो उसको अडॉप्ट करते हैं जब डेटा ऑप्स की स्ट्रेटजीज को आप डेटा ऑप्स के प्रोसेस को आप अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन वाइड, ठीक है। लीन मैन्युफैक्चरिंग लीन मैन्युफैक्चरिंग और डेटा ऑप्स, ये डेटा ऑप्स मीन डेटा के जो आपके प्रोसेस हैं। मैं डेटा ऑप्स को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। एजिलिटी में आप लोग ऑलरेडी जो है वो फेमिलियर होंगे, इसमें जो है आप एजाइल वे में डिफरेंट टीम्स के थ्रू आप काम डिफरेंट टीम्स की कोलैबोरेशन से आप काम कर रहे होते हैं। आप एजाइल फ्रेमवर्क में जो है वो मतलब इसमें स्पीड जो आप कह सकते हैं ना, इन सिंपल वर्ड्स, आपके काम करने की जो स्पीड है उसमें आप कंटिन्यूसली इंटीग्रेट कर रहे हैं चीज़ें, कंटिन्यूसली डिप्लॉय कर रहे हैं, और टेस्टिंग, ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हुए आप अपना गोल जो है वो प्रॉपर्ली प्लान करके और विद इन लेस टाइम जो है वो हम इसे अचीव कर लेते हैं, ठीक है। लीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट पहले, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच को देखें
तो एक हेड और मतलब एक टीम लीड और वो मल्टीपल टीम्स को या मल्टीपल बहुत ज़्यादा लोगों को डील कर रहा है, 25 पीपल की टीम है। लेकिन अगर आप रिसेंट टाइम्स में या करंट टाइम्स में अगर आप आजकल के दौर में आप ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन टीम्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसका फीलिंग आएगी। लीन मैन्युफैक्चरिंग या लीन टीम्स का प्रिंसिपल ये होता है कि आप मैक्सिमम जो है वो 7 और कम से कम जो है वो 3 रिसोर्सेज की जो है ना वो एक टीम बनाते जाते हैं। जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट्स आपकी ज़्यादा होती हैं तो आप क्या करते हैं, आप फंक्शनैलिटी वाइज फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाइज आप अपनी टीम्स को सेपरेट करते जाते हैं। ठीक है, लाइक पहले वेरी सिंपल एग्जांपल मे बी थोड़ी सी बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। पहले जो डेवलपर्स थे वो आप उनको एक ही कैटेगरी में रखते थे। ठीक है, फिर फ्रंट एंड बैक एंड सेपरेट स्टार्ट होना शुरू हो गया। फिर इस तरह से आप क्लासिफाई करते जाते हैं, डिफरेंट टीम्स जो हैं वो लेके चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो 0 से 7 पीपल की हम एक टीम कंसिडर, 3 to 7 पीपल की टीम को कंसिडर करते हैं। इस तरह टीम मैन्युफैक्चरिंग को लीन टीम मैन्युफैक्चरिंग आप कहते हैं। ठीक है, और इस मॉडल से ये मॉडल एजाइल को भी सपोर्ट कर रहा है और आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है, ऑडिट है या डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसको बहुत बेटर वे में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि कौन किस वक्त क्या काम कर रहा है, आपकी रिडंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, ना कि आप एक जंक और एक क्राउड को डील कर रहे हैं और उस क्राउड में से आप ने टास्क असाइन किए हुए हैं और एक ही टास्क जो है वो मल्टीपल टाइम डिफरेंट लोगों को आपने असाइन कर दिया। ठीक है, मतलब आप फंक्शनैलिटी को अच्छे तरीके से अचीव कर रहे होते हैं, आप टाइम की मैनेजमेंट कर रहे हैं, एफिशिएंट वे में फाइनल आउटपुट आपके पास आ रही होती है। ठीक है, तो लास्टली ये डेटा ऑप्स के ही प्रिंसिपल हैं। अब प्योरली डेटा ऑप्स को डिस्कस करते हैं। इसमें एजाइल और लीन मैन्युफैक्चरिंग में होपफुली ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, बट स्टिल ये दोनों जो है वो डेटा ऑप्स का ही पार्ट है और आपको हेल्प कर रही होती हैं डेटा ऑप्स के प्रोसेस को मैच्योर करने में। डेटा ऑप्स भी यही प्रोसेस को अडॉप्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल इन दोनों बातों में अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो। नहीं ठीक है। ओके, अच्छा, मैंने डेटा ऑप्स में थोड़ा सा क्विकली एक ओवरव्यू मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। आपने जब कैरियर स्टार्ट करना है डेटा साइड पे, आप इस साइड पे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्लोजली आप ऑब्जर्व करें, इसको क्लोजली आप देखें, सोचें और इसके ऊपर क्वेश्चन लाजमी आप शेयर कीजिएगा, अपने अपने क्वेश्चंस। ठीक है, आप पहले सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका ट्रैक कौन सा है। ठीक है, डेटा ऑप्स जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ट्रैक्स और वी कैन से 4 ट्रैक्स, 4 डिफरेंट ट्रैक्स की कॉम्बिनेशन से हम एक डेटा ऑप्स का डिपार्टमेंट या डेटा ऑप्स ऑर्गेनाइजेशन हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई भी काम आता है, ठीक है, आपके पास टास्क आता है, उसमें सबसे पहले आपने उसकी डिज़ाइनिंग परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, डिज़ाइन मीन्स आप उसका टेबल्स का डिज़ाइन कर रहे होते हैं, स्कीमा डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसकी मॉडलिंग कर रहे हैं इन अदर वर्ड्स। तो जब आप मॉडलिंग परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये एक कंप्लीट ट्रैक है, एक कंप्लीट सेपरेट टीम हो सकती है। ठीक है, सेपरेट रिसोर्सेज एलोकेट आपने इस फर्स्ट फेज में आपने किसी भी रिक्वायरमेंट पे करने होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रैक है और इस फर्स्ट ट्रैक के जो जॉब टाइटल्स आपको नजर आएंगे मार्केट में, डेटा आर्किटेक्ट के नाम से जॉब टाइटल आपको नजर आएंगे। ठीक है, जो जो जहाँ पे आप जॉब पोस्टिंग देखें, ये डेटा आर्किटेक्ट सीनियर जूनियर टीम लीड एटसेट्रा, वो डिफरेंट, बट डेटा आर्किटेक्ट जैसे ही ऐड हुआ है तो आपके फौरन आपने ये याद रखना है कि ये जॉब जो है वो डेटा मॉडलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो जितना भी डे टू डे रूटीन टास्क आएंगे वो डेटा मॉडलिंग से आएंगे। डेटा मॉडलिंग आप टेबल्स के सिंपल एग्जांपल ये है कि आप डिफरेंट टेबल्स को आप डिज़ाइन कर रहे हैं कि इस टेबल में
ये मतलब टेबल का नेम, टेबल के अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं, टेबल के अंदर कौन से कीज हैं, टेबल के अंदर इंडेक्सेस कौन से हैं। दो इंडेक्सेस विद द पैसेज ऑफ टाइम भी आप जो है वो ऐड और रिमूव कर रहे होते हैं, बट स्टिल स्टार्ट में भी हम कुछ इंडेक्सेस जो हैं वो डिसाइड कर चुके होते हैं, ठीक है। और जब आप ये डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन, अपनी रेफरेंशियल इंटेग्रिटीज, टेबल्स के आपस में कनेक्शन, कौन सा टेबल किस टेबल पे डिपेंड करता है, लिंक्ड किस तरह है टेबल्स आपस में, ठीक है। आप चाहे वो OLTP आप डिज़ाइन कर रहे हैं या आप OLAP डिज़ाइन कर रहे हैं। OLTP ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स हैं और OLAP वो सिस्टम्स हैं जो आप एनालिसिस पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग की डिज़ाइन कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन सिस्टम्स आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो किसी भी सिस्टम की डिज़ाइनिंग के लिए आप डिज़ाइनिंग का जो काम है डेटा साइड पे, वो डेटा आर्किटेक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जब लॉजिकल डिज़ाइन आपके पास आ जाता है, फिर आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के लिए आप वो डिज़ाइन जो है वो नेक्स्ट डेटा इंजीनियर्स के हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। अब जितने भी टेबल्स, जितने भी आपने लॉजिकल चीज़ें जो डिफाइन की हैं, उनको एक्चुअली किसी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करना, किसी डेटाबेस में वो टेबल्स सारे क्रिएट करना, फिजिकली टेबल्स की एग्जिस्टेंस बनाना, ये डेटा इंजीनियर्स का काम है, ठीक है। डेटा को माइग्रेट करना, मैनिपुलेट करना, डेटा के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करना, ये ऑल द इम्प्लीमेंटेशन जो आती है ना, वो डेटा इंजीनियर्स की डे टू डे रूटीन्स में शामिल है, ठीक है। तो 2 ट्रैक्स आपके पास आ गए। थर्ड ट्रैक जो है, फिर आपके पास अब डिज़ाइन भी है, आपके पास अब आर्किटेक्ट भी है। आर्किटेक्ट आपने कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद डेटा इंजीनियर्स ने इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी परफॉर्म कर दी, डेटा इनपुट से डेटा एक्सट्रैक्ट करके डेटा ले भी आए, लोड भी कर दिया। अब आपके पास डेटा जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब डेटा आपने क्यों रखा हुआ है? डेटा आपने रखा हुआ है ताकि आप कुछ इंसाइट्स ले सकें, कुछ पैटर्न्स जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर सकें, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकें, डेटा माइनिंग कर सकें, ठीक है। तो इस तरह के सारे काम जो हैं, जहाँ पे आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को फेमिलियर करना चाह रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चंस के आंसर आप लेना चाह रहे हैं थ्रू डेटा, तो आप कुछ एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो थर्ड ट्रैक जो आपका आता है वो डेटा एनालिस्ट का आता है, ठीक है। डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने का। तो इस डिस्कशन से आपको आइडिया हो गया कि डेटा आर्किटेक्ट, डेटा इंजीनियर्स एंड डेटा एनालिस्ट, ये जनरली तो कोई भी रिसोर्स जो है वो कोई भी काम कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि स्किल सेट क्या है, बट ये 3 डिफरेंट ट्रैक्स या 3 डिफरेंट थॉट्स हैं, माइंडसेट्स हैं, 3 डिफरेंट टीम्स हैं, या 3 तरह की डिफरेंट जॉब्स आप मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है। डेटा एनालिस्ट की ही एक्सटेंडेड या इसका पैरेलल एक और ट्रैक है, जो ट्रैक आप डेटा साइंस के नाम से आप सुनते हैं। जब भी डेटा साइंटिस्ट की आप जॉब देखेंगे, तो वो आपको डेटा में से इनसाइट्स जो हैं वो परफॉर्म करके दे रहे होंगे, ठीक है। उसमें आइदर वो मशीन लर्निंग का काम कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हो, या सिंपल डैशबोर्ड ही क्रिएट करके दे रहे हो, आपको रिपोर्ट्स डिफरेंट जो है वो प्रिपेयर करके दे रहे हो। तो इन ट्रैक्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्लियरली डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप हमेशा जो है वो हम स्टक रहते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, ठीक है। हम कोई डेटा साइंस की चीज़ पकड़ के उसके ऊपर लर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। जबकि हमारा फोकस जो है वो डेटा इंजीनियरिंग होता है, या अगर किसी का फोकस जो है वो डेटा साइंस है, तो वो डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो मतलब नो हाउ लेना, इट्स अ गुड थिंग, बट इन डेप्थ जो पहले आप अपना एक टारगेट कंप्लीट करें, फिर आप दूसरे टारगेट की तरफ मूव ऑन करें। इससे आपका टाइम बचेगा और आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर वे में जो है वो क्लियरली आप डेवलप कर रहे होंगे। इसलिए आपको चारों ट्रैक्स का आइडिया सेपरेट लाजमी होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन आया इसके बारे में तो। अच्छा, इसमें CI/CD वगैरह सब कवर हो रहा होगा? यस, CI/CD एक CI/CD का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस रोड मैप में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि हमें वो किस तरह से हेल्प कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, 4 डिफरेंट ट्रैक्स हैं,
डेटा ऑप्स के, उसके बारे में कोई क्वेश्चन आया तो बताएं। नहीं किसी और आप लोग माइक खोल सकते हैं, अपना माइक ओपन कर सकते हैं आप। अ, बिल्कुल शर्माने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अली हैं, हमाद हैं, मुबशिर साहब हैं, हसन भाई हैं, अकबर खान साहब हैं। तो भाई आप अपना माइक ऑन करके ना आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप डिस्कस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा इवॉल्व हो सकती हैं। एनीवन, कोई भी क्वेश्चन? अच्छा चलें, कोई बात नहीं, चलें नेक्स्ट रोड मैप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, अंडरस्टैंड बाउंड्रीज। बाउंड्रीज को हमने अभी डिस्कस किया है कि जो 4 डिफरेंट ट्रैक्स हैं ना, इसका आपको क्लियर आइडिया और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अपने ट्रैक में ही रह के अपने आप को, स्किल सेट को इम्प्रूव कर रहे हैं, और यही जॉब डिस्क्रिप्शंस आपको मार्केट में भी नज़र आएंगी। ठीक है, तो अंडरस्टैंड बाउंड्रीज हमने डिस्कस कर ली है कि आप डिफरेंट 4 ट्रैक्स हैं, उनके आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। अब डेटा इंजीनियर जब भी डेटा के ऊपर आप काम करते हैं तो डेटा कहीं ना कहीं पे स्टोर होता है। ठीक है, अगर आप रिलेशनल सिस्टम्स की बात करें, टेबल्स और रोज एंड कॉलम्स वाले डेटा की बात करें, तो वो आप डेटाबेसेस में स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप कोई फाइल सिस्टम की बात करें या कुछ डॉक्यूमेंट्स सेव करने की बात करें, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ जेसॉन डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप कहते हैं कि जिसमें आप पैराग्राफ्स में और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन आ रही हो आपके पास, या अदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, आपके पास स्ट्रीमिंग का डेटा आ रहा हो। तो इस तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की जब आप बात करते हैं तो फिर आप बिग डेटा इन्वायरमेंट्स में और डेटा लेक्स में, लेक लेक हाउसेज में आप मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए डेटाबेसेस का। डेटाबेसेस किस तरह से काम कर रही होती हैं, आप क्यूरीज किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट एसक्यूएल का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कुछ सिलेक्ट स्टेटमेंट्स का। बिल्कुल बिगनर लेवल की बात कर रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस लोग डेफिनेटली इस चीज़ को ऑलरेडी समझते होंगे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर चुके होंगे। बट डेटा डेटा की डोमेन्स या उसकी टाइप्स का आपको अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस फ्लेवर्स की अंडरस्टैंडिंग हो तो इट्स वेरी गुड। उसका बेनिफिट ये है कि जो लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे होते हैं, उनको एक बैकग्राउंड की पिक्चर उनके माइंड में ऑलरेडी प्रीपेयर्ड होती है, और आप ये देख सकते हैं कि जो लोग डेटाबेस साइड से आते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट डेटा पाइपलाइंस जो हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको आइडिया है कि ये इंस्ट्रक्शंस जैसे ही सिस्टम को पास ऑन होंगी तो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही होंगी। ठीक है, तो जब वो स्टेटमेंट्स पाइपलाइन में लिख रहे होते हैं तो ऑलरेडी उनको आइडिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी का एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आपको पता होना चाहिए बस कि रिलेशनल सिस्टम्स कौन से हैं, नॉन रिलेशनल सिस्टम्स में कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आती हैं, और अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो आपने किस तरह से डील करना है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो आपने किस तरह से उसे डील करना है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है ये बड़ा तीसरा पॉइंट जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में भी, और इवन जॉब पोस्ट करने वालों के भी। ठीक है, जो हायरिंग मैनेजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स में भी। खैर, उसके लिए क्लियर विजन जो है वो हमने अपने पास रखना है। जब भी आपने ये नहीं घबराना कि आपको प्योर प्रोग्रामर होना चाहिए डेटा इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, आपको प्योर डेवलपर होना चाहिए। जब भी डेटा इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो वी विल रिमेन फोकस विद स्क्रिप्टिंग ओनली, राइट। कुछ ऐसी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आपने कोई फीचर
अगर किसी प्रोडक्ट का डेवलप किया तो आप उसका कोड रीडेबिलिटी लिटरेसी जो है वो आप सबकी डेवलप कर सकते हैं, बट फॉर मैनिपुलेशन और अपने डेली ट्रांसफॉर्मेशन के टास्क का परफॉर्म करने के लिए आप ये जो हैंड्स ऑन या अपना स्किल सेट जो है वो आप स्क्रिप्टिंग तक फोकस रखेंगे और स्क्रिप्टिंग के ऊपर अपने आप को एफिशिएंट करेंगे, उसमें आप कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करेंगे। ठीक है, लिटरेसी पे आप डॉट नेट भी आपको पढ़नी आनी चाहिए, आपको जावा भी आप पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, आप आर रीड करके बता सकते हो, मतलब कोड पढ़ना, उसको स्टडी करना, या कोई ऐसा बग है जिसे आप डिबग कर रहे हैं और आप रीड कर रहे हैं कि कौन सी फंक्शनलिटी में जाके मैंने देखना है, या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, वो आप अपनी अपनी अपने पैशन के मुताबिक जो है वो कोड की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही आप डेटा इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप प्योर प्रोग्रामर जो है वो नहीं कंसीडर होते, ठीक है, ना ही आपने उसके ऊपर आपकी अपनी विल है, विश है, आप अगर परस्यू करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है तो आप जितना मर्जी डीप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीड जो है ना डेटा इंजीनियर होने के लिए जो एक रिक्वायर्ड चीज़ है वो जस्ट आप स्क्रिप्टिंग के ऊपर फोकस करके उसमें अपने आप की इम्प्रूवमेंट्स या उसमें लर्निंग जो है वो जारी रख सकते हैं। स्क्रिप्टिंग मीन्स जैसे आपने सुना है कि कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, कुछ मशीन लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग की अगर बात करते हैं तो आप स्क्रिप्टिंग से कुछ चीज़ें अचीव कर रहे होते हैं। जब भी आप कुछ कोड लिख रहे हैं, स्क्रिप्टिंग में आपके पास आ जाता है, शेल आ जाता है, पावर शेल आ जाता है, पाइथन में आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जावा स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं, एंड आर लैंग्वेज है एक, उसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। तो आप ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इन सबको इन सब में से किसी एक को आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, जो एसक्यूएल है वो भी स्क्रिप्टिंग में आती है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है। तो स्क्रिप्टिंग की हद तक आपको आइडिया होना चाहिए कि मैंने क्या कोड इंस्ट्रक्शन जो है वो मैंने लिखनी है। ठीक है, आपको प्योर डेवलपर या फॉर एग्जांपल पाइथन जेंगो फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो उसका दूर दूर तक कोई हमारे साथ अभी इंटरेक्शन नहीं है, ना लेना देना। ठीक है, तो हम अपने पर्टिकुलर डोमेन में रहते हुए, पर्टिकुलर बाउंड्रीज में रहते हुए काम कर सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग का। तो स्क्रिप्टिंग का आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए। इस स्क्रिप्टिंग में और प्रोग्रामिंग में अगर आपको किसी को कन्फ्यूजन है कि कोई नेटवर्क साइड से है, वो कहता है मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मुझे डेटा इंजीनियरिंग साइड पे आना चाहिए या नहीं, इस तरह का कोई क्वेश्चन आप लोगों को किसी का है तो काइंडली शेयर करें। कोई क्वेश्चन नहीं है। वेबिनार का मतलब होता है कि डिस्कस कर सकते हैं हम चीज़ें, माइक जो है वो सबके लिए ऑन है, तो काइंडली कुछ शेयर करें, कुछ तो क्वेश्चन करें। यहाँ तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही होती बातचीत की, यहाँ सारी समझ आ रही होती है। अब दोनों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन जो है वो वैलिड है इस वक्त, यही बता दें। आदि ही बातचीत कर रहे हैं और चलें। अली, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका ही नाम आ रहा है सेकंड। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, चलें, होपफुली आपको पॉइंट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जैसे जैसे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप लास्ट 20 ईयर्स 20 साल पहले या 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात करें, 15 ईयर्स बैक, तो आपको बहुत सारे लेगेसी और ट्रेडिशनल वे में चीज़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, ये सब आपको रीडिंग करने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखें तो बहुत रैपिडली जो है वो डेवलपमेंट हुई है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में, डिफरेंट एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग में, जैसे ही क्लाउड इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, और आपके प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए बहुत
मतलब बेनिफिशियल चीज़ आ जाती है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने जो काम किया है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम जो है वो आपने कोई कोड लिख लिया है और आप डेली रूटीन में उसे एग्जीक्यूट करने बैठ रहे हो, ठीक है? हमने क्या करना होता है उन चीज़ों को अपनी डेटा की पाइपलाइंस को या जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करनी है, कोड जो आपने लिखा है, वो आपने किसी जगह पे स्केड्यूल करना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है कि ये डेली रन होगा, वीकली रन होगा या मंथली बेसिस पे रन होगा, बाई मंथली, बाई वीकली। तो ये सारी चीज़ों को फिर आप क्या करते हैं कि आप ऑटोमेट कर रहे होते हैं, आप उनको स्केड्यूल कर रहे होते हैं, ठीक है? अब इसमें स्केड्यूलिंग के लिए डिफरेंट टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एज़्योर क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड स्केड्यूलर है, टास्क स्केड्यूलर है। ये सारे काम जो है वो हम पहले जो क्रॉन जॉब्स का अगर किसी को आइडिया हो तो क्रॉन जॉब्स, लिनक्स में क्रॉन जॉब्स के थ्रू स्केड्यूल कर रहे होते थे, विंडो में विंडो का स्केड्यूलर है, विंडोज सर्वर पे, ठीक है? अभी डेटा पाइपलाइंस की अगर प्योरली बात करें तो आपको एयरफ्लो इसमें हेल्प कर रहा होता है, जेंकिन्स है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप अपनी जॉब्स को जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं, जो अपनी डेटा पाइपलाइंस को स्केड्यूल कर सकते हैं और ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है? वर्कफ्लोज अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छा, ये टूल्स हम यूज करेंगे कि देखें। क्योंकि मुझे इनका आइडिया नहीं है सिवाय एज़्योर का, है ना, CI/CD का वगैरह का यस, और गिट का। ये अगेन मेरा ख्याल है आदि भाई है ना? ओके। इसमें आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, ठीक है? इसमें आप लोगों ने भी मेरी हेल्प करनी है और मैंने भी आप लोगों के साथ एंगेज रहना है। इन जब कोर्स में अगर आप रजिस्टर करते हैं, कोर्स में अगर आप आते हैं, मेरी हेल्प आप लोगों ने इस तरह से करनी है कि आपने कोर्स आउटलाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना है, ठीक है? यहाँ पे इस कोर्स में पर्टिकुलरली हमारा टारगेट है कि अभी तो वेबिनार है ना, वेबिनार में हम मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब हम कोर्स में आते हैं तो कोर्स में हमारा टारगेट है कि हम सर्टिफिकेशन का जो मटेरियल है, उसकी जो सिलेबस है, उसको हम अच्छे तरीके से कवर कर लें तो वो ही काफ़ी है, ठीक है? अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें डिफरेंट टूल्स में मैंने काम किया हुआ है, ठीक है? उसमें मेल्टानो है, एयरफ्लो है, जेंकिन्स में भी हैंड्स ऑन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन हमने आउटलाइन के अंदर जो है ना वो फोकस रहना है। इस कोर्स में ये चीज़ें ऐड नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर सेपरेटली आप चाहते हैं कि हम उनको भी डिस्कस करें या उसके बारे में भी थोड़ा सा हैंड्स ऑन या इंट्रोडक्शन जो है वो शेयर कर दें तो वो मैं ऐड कर दूंगा, बट उसके लिए आपको क्लास के अलावा ना थोड़ा सा टाइम मेरे साथ इंगेज करवाना पड़ेगा, ठीक है? आप जिस वक्त भी कोई भी अवेलेबल हो, टाइम डिस्कस करके तो हम बैठ सकते हैं। बैठ के तो वो मैं आपको उन सेपरेट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दूंगा, बट आप लोगों ने मेरे साथ एंगेज क्लास में इस तरह से रहना है कि कोर्स आउटलाइन के ऊपर हम फोकस रखेंगे ताकि सर्टिफिकेशन कवर करना, उसका सिलेबस कवर करना जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हो। अदरवाइज इस इस डिस्ट्रैक्शन से हमने बचना होता है। इन डे टू डे रूटीन्स और हर हर तरह की लर्निंग्स में, हर तरह के गोल्स में कंपल्सिव इम्पल्सिव बाइंग का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ठीक है? आप फॉर एग्जांपल मार्केट जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने, बट साथ जो है वो 2-3-4 चीज़ें और भी परचेज करके ले आते हैं जो कि आपकी नीड नहीं होती है, ठीक है? तो इम्पल्सिव बाइंग जो है वो समटाइम्स गुड, समटाइम्स जो है वो आपके बजट को भी ख़राब कर सकती हैं। ये जस्ट एग्जांपल्स शेयर किए हैं। अगर एज़्योर की बात करें तो हम क्लाउड स्केड्यूलर की बात करेंगे, टास्क स्केड्यूलर की बात करेंगे, लेकिन एयरफ्लो इस कोर्स का पार्ट फ़िलहाल नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने कोड भी लिख लिया और आपने उसे ऑर्केस्ट्रेट भी कर लिया, आपको आइडिया भी ऑटोमेट भी कर लिया, आपकी डेटा पाइपलाइंस ठीक चलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है? अब डेटा पाइपलाइंस में कुछ रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंज आ गया, ठीक है? आपके पास मैनेजर से या क्लाइंट से या आपने खुद से फील किया कि ये जो स्टेप है इसको मैं मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है? मतलब कुछ ऐसे दो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं जो मैं रन कर रहा हूँ, उनको मैं पैरेलल भी रन कर सकता हूँ, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप मैंने ब्रेक किया हुआ है उनको, ऑर्डर में
रखा हुआ है, तो मैं उनको ऑर्डर में रखने की बजाय एट द सेम टाइम जब दोनों कमांड्स को सेंड करके तो दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो इन पैरेलल मैं अचीव कर सकता हूँ। तो जब पैरेलल कोई कुछ भी आप चेंज करने जा रहे हैं तो अब आपके कोड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जब इस कोड में आप चेंज करने जा रहे हैं तो आपके पास अब 2 वर्जन्स आ गए हैं। एक वो वर्जन है जो आपने पहले से डिप्लॉय किया हुआ है, एक नया कोड का आपका वर्जन है जिसमें आपने चेंजेस या अपडेट परफॉर्म की है, उस कोड में मॉडिफिकेशंस की हैं, ठीक है? अब पहले इन इन दोनों कोड के वर्जन्स को आपने मैनेज करना है, आपने अपने पास हिस्ट्री मेंटेन करनी है और चेंजेस को आपने ट्रैक करना है। ये 3 बातें अचीव करने के लिए आपके पास एक और टेक्नोलॉजी या एक प्रोविजन है, फैसिलिटी अवेलेबल है जिसे आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, ठीक है? डिफरेंट वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स आपको मिल जाएंगे। एज्योर पे अगर आप बात करें तो आप एज्योर डेवऑप्स में आप कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम कर सकते हैं। लेकिन अगेन एज्योर डेवऑप्स हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है, वो हमारा सिर्फ वर्जन कंट्रोल सिस्टम कोर्स का पार्ट है। उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स अदर भी हैं, जैसे बिटबकेट है, गिटहब है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑलरेडी हैं वो इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, ठीक है? और हम बिटबकेट की इंटीग्रेशन से गिटहब की इंटीग्रेशन गिटहब की हेल्प ले सकते हैं, गिट और भी अदर प्लेटफॉर्म्स भी होंगे इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है? अब ये सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं इनको यूज़, जैसे आप अगर डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस को आपको यूज़ करने के लिए आपको स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए। एसक्यूएल्स वगैरह लिखनी, सेलेक्ट स्टेटमेंट्स जो आप लिखते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है? इसी तरह वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक क्लाइंट यूटिलिटी मिलती है। उस यूटिलिटी को आप गिट का नाम दे सकते हैं, ठीक है? वो गिट गिट यूटिलिटी आपके पास अवेलेबल है। गिट के थ्रू आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपने कोड के डिफरेंट वर्जन्स को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो चेंजेस हैं वो आप क्लाउड पे सेव कर रहे होते हैं, ठीक है? इसको इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं हम, और लिटिल बिट कोर्स का पार्ट भी है ये। इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि अपने वर्जन्स को हमने कैसे मैनेज कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, आपने कौन-कौन सी मतलब किस तरह ब्रांचेज़ में आपने किस तरह रखना है आपके पास। डिफरेंट कमांड्स को हम डिस्कस करेंगे और लिटिल बिट लैब को भी एक लैब भी इसके ऊपर हम परफॉर्म कर रहे होंगे, जिसमें हम पुश करके देखेंगे, कमिट करके देखेंगे अपनी चीज़ें, सेव करके देखेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स में, ठीक है? इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, CI/CD की बात करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो डेटा इंजीनियरिंग में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि जस्ट सपोज करते हैं कि हमने एक डेटा पाइपलाइन बनाई है, जो डेटा पाइपलाइन क्या काम कर रही है, जस्ट डेटा फैच कर रही है आपके एक्सटर्नल API सोर्सेज से, और API सोर्सेज से डेटा फैच करने के बाद आपके पोस्टग्रेस में या एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस में आप स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा 2-3 स्टेप जो है वो आपका प्रोसेस वैसे ही हम एज्यूम करते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब आपके पास आपने ये कोड जो है वो परफॉर्म किया, आपने जेंकिन्स में डिप्लॉय कर दिया। जेंकिन्स में आप इजीली जो है वो बिटबकेट की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो बिटबकेट आपका जो कोड है वो सारा बिटबकेट के थ्रू आपने इंटीग्रेट करवाया हुआ है जेंकिन्स के साथ। तो जैसे ही आपके पास कुछ चेंज आता है इन रिक्वायरमेंट्स में, आप पहले थ्री डिफरेंट एपीआईज के थ्रू जो है वो डेटा फैच कर रहे थे, बट राइट नाउ 3 में से जो है ना वो एक एपीआई का ऑब्सलीट हो गई है, या आपने उसके साथ, आपकी कंपनी का उनके साथ एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है, या फर्दर उस प्लेटफॉर्म से आपको डेटा नहीं चाहिए। आप पहले डेटा फॉर एग्जांपल आप गूगल से, याहू सर्च इंजन से, बिंग सर्च इंजन से, इन 3 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ना आप डेटा फैच करवा रहे थे। लेकिन अभी जो अब कंपनी वाइड रिक्वायरमेंट है कि आप सिर्फ गूगल सर्च इंजन और याहू सर्च इंजन का डेटा रखेंगे, और बिंग सर्च इंजन का डेटा जो है वो नहीं रखेंगे। तो बिंग को अब आपने स्टॉप करना है या उसको एलिमिनेट करना है, तो आप अपने कोड में चेंजेस करेंगे, आप अपनी जेंकिन्स फाइल में उसे कमेंट करेंगे या उसे उस पार्ट को एलिमिनेट करेंगे। तो ये चेंजेस जब आप परफॉर्म करेंगे तो चेंजेस आप पुश करेंगे बिटबकेट पे क्लाइंट के थ्रू,
गिट क्लाइंट के थ्रू अपने डेस्कटॉप से या अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से, जहाँ पे भी आप डेवलपमेंट परफॉर्म करते हैं, और ये चेंजेस ऑटोमेटिकली जो है वो बिट बकेट पे आपके पास स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। और जेंकिंस जब जैसे ही पाइपलाइन ट्रिगर होने का टाइम आएगा, तो जेंकिंस उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो बिट बकेट से यूज़ करेगा, और वो उस कोड के मुताबिक जो है वो स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। इन दिस वे जो है ना वो CI/CD कंट्रीब्यूट कर रही होती है आपके डेटा इंजीनियरिंग या किसी भी तरह की डेवलपमेंट में, ठीक है। जो डेटा आर्किटेक्ट लेवल पे आप डॉक्यूमेंटेशन में कॉन्फ्रेंस यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डेटाबेस के डिज़ाइन जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं, ERDs अपलोड कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस जो है वो जीरा का डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है, वहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपनी क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रीवियसली, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? वर्जन कंट्रोल सिस्टम या ऑर्केस्ट्रेशन स्क्रिप्टिंग? ओके, ओके, चलें। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे आइडिया ये है कि आप डेटा इंजीनियर, सक्सेसफुल डेटा इंजीनियर की डेफिनेशन में जो है ना वो क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया होना जो है ना वो मैंडेटरी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रेडिशनल वे में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी मेंटेनेंस परफॉर्म करनी पड़ती है, और आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आप बियर कर रहे होते हैं। तो अब लेटेस्ट और मॉडर्न सर्विसेज जो अवेलेबल है हमारे पास क्लाउड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जब आप ऑन प्रेमिसेस या ट्रेडिशनल वे में आप काम कर रहे थे तो आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी बियर करना पड़ता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है, उसके डैमेजेस भी बियर करने पड़ते हैं, तो डिफरेंट मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें आ जाती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने दो कॉन्सेप्ट ज़रूर सुने होंगे जिसमें आपके पास स्केलिंग है, ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट, या स्केल अप या स्केल डाउन, ठीक है। तो स्केल अप में आप जो है वो अब अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहे हैं, स्केलिंग डाउन में आप डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये काम दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑन प्रेमिसेस जो हैं वो बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपका टाइम लगता है, तो आप एफर्ट लगती है, और फिर एक दफ़ा जो हार्डवेयर आपने परचेज कर लिया, तो जब आप स्केल डाउन कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आपके लिए वो हार्डवेयर जो है वो यूज्ड मटेरियल में आ जाएगा, आपके लिए एक लाइबिलिटी एसेट के तौर पे आप उसे कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप क्लाउड पे अब आप आते हैं, तो आपको एफिशिएंट वे में आप स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ जो है वो लाइबिलिटी की तरफ नहीं जा रही होती। अगर आप पे एज यू गो मॉडल पे काम करते हैं, अगर आपने वो सर्विस या वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ में है, ठीक है, आपने डिप्लॉय किया हुआ है, तो आप उसको पे कर रहे हैं, अदरवाइज हम उसको पे नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें मल्टीपल वेज में हेल्प कर रही होती है, और डेटा इंजीनियरिंग, सक्सेसफुल डेटा इंजीनियरिंग के लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया होना चाहिए। इन डेप्थ अगेन ज़रूरत नहीं है, जस्ट आइडिया विल बी गुड। आइडिया इन टर्म्स ऑफ कि आप गवर्नेंस किस तरह से कर सकते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, यूज़र्स को परमिशंस, रोल्स, ये किस तरह से आप शेयर कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन वाइड, यूज़र्स के एक्सेस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जो जिसमें सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, एक यूज़र्स की एक्सेस है, और एक आपकी एप्लीकेशन या जो आपने डेटा की पाइपलाइंस आपने काम कर रहे हैं, या जो डेटा आपने स्टोर किया है, उस डेटा की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इतना नॉलेज बस आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग का अ, होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। इसीलिए हमने ट्रेडिशनल या अदर डेटा इंजीनियरिंग के रोड मैप या कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बट वी चूज़ एज्योर डेटा इंजीनियरिंग, जो कि हम क्लाउड बेस सारा कवर करेंगे कि एज्योर प्लेटफॉर्म के लिए डेटा इंजीनियरिंग जब हमने परफॉर्म करनी है, तो हमें किन किन स्किल सेट की ज़रूरत है। दो एंड गोल इज़ to achieve certification with titles DP900 and DP203, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अगेन नहीं। डेटा इंजीनियरिंग हमें मल्टीपल वेज में हेल्प करती है, ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और
इन लास्ट यहाँ पे मैंने DP900 का लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा इन दोनों ट्रांजैक्शंस का, सर्टिफिकेशंस का। और कुछ लिंक्स मैंने ये नोट कर लें आप अपने पास, कि मैं लिंक्स जो है वो चैट में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेशंस का जो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जो मटेरियल अवेलेबल है। ये आप अपने पास जो है वो ये लिंक्स आप नोट कर सकते हैं, इनको रिव्यू कर सकते हैं। और इन दोनों से आउटलाइन जो है वो हमने मर्ज करके एक जगह पे कंसोलिडेट करके हमने ये कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए। और ये एकेडमी की वेबसाइट पे अगर आप देखें तो आपको इसकी कोर्स आउटलाइन जो हम इस कोर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको मिल जाएगी। एंड इन लास्ट जो है वो हाउ टू रजिस्टर, आपने कोर्स रजिस्टर किस तरह करना है। आप रजिस्ट्रेशन की रिकमेंडेशन मैं आपसे लाजमी करूँगा, आप कोर्स एटलीस्ट रजिस्टर लाजमी करें, ठीक है। बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कोर्स परस्यू कर रहे हैं या अपना टाइम टेबल मैनेज कर रहे हैं। इसका टाइम टेबल मैं आपके साथ गाइड कर सकता हूँ, और इसका जैसा कि यहाँ पे अगर आप इसमें आउटलाइन में आएँ तो आपके पास इसकी टाइमिंग जो है वो आपकी डेज जो है वो संडे 3 to 6 PM, 3 घंटे जो है वो संडे वाले दिन हम इसके ऊपर स्पेंड कर रहे होंगे। और लैब और अदर जो